नमस्कार। जब भी हम मौर्य साम्राज्य के बाद के दौर की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में एक तस्वीर बनती है, एक अंधकार युग की, एक बिखराव के समय की। पर क्या सच में ऐसा था, या ये कहानी कुछ और है? एक ऐसी कहानी जहां राजनीतिक उथल-पुथल की राख से एक नई, एक बहुत ही वाइब्रेंट सभ्यता ने जन्म लिया। तो चलिए आज इसी धारणा को तोड़ते हैं और देखते हैं कि मौर्यों के बाद का भारत असल में कैसा था। तो सबसे पहले एक सवाल सोचिए जरा, जब एक इतना बड़ा साम्राज्य जिसने सबको एक मजबूत धागे में पिरो रखा था, वो जब टूटकर बिखर जाता है तो होता क्या है? क्या चारों तरफ सिर्फ अफरा तफरी और अंधेरा छा जाता है, या फिर उसी राख से कुछ नया, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने उम्मीद ना की हो, वो जन्म लेता है? देखिए, मौर्यों के जाने से हुआ ये कि सत्ता के केंद्र में एक जबरदस्त खालीपन आ गया, एक पावर वैक्यूम, और इसे भरने के लिए होड़ मच गई। इस होड़ में दो बड़े खिलाड़ी मैदान में उतरे। एक तरफ थे भारत की ही मिट्टी से निकले राजवंश यानी कि नेटिव डायनेस्टीज, और दूसरी तरफ थे वो विदेशी शासक जो उत्तर पश्चिम के पहाड़ों को लांघकर यहां पहुंचे। इन दोनों का टकराव और फिर इनका मिलाप, बस इसी ने अगले 500 साल के भारत की कहानी लिखी। ठीक है, तो सबसे पहले उन शासकों की बात करते हैं जो मौर्यों के इंडियन सक्सेसर बने। चलिए देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य के खंडरों पर कौन से नए भारतीय राजवंश थे जिन्होंने अपने झंडे गाड़े। कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े ही नाटकीय तख्ता पलट से। सीन के सेंटर में हैं शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग। उन्होंने क्या किया? अपने ही राजा, आखिरी मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो ये सिर्फ एक राजा का अंत नहीं था, बल्कि एक नए युग की थोड़ी हिंसक शुरुआत थी। उन्होंने ब्राह्मण धर्म को फिर से स्थापित किया और कला के क्षेत्र में, जैसे कि भरहुत स्तूप, उसे भी काफी बढ़ावा दिया। शुंगों के बाद आते हैं कण्व वंश। इनका शासन बहुत लंबा नहीं चला, जो दिखाता है कि उस दौर में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थोड़ी कम थी, और उनका अंत भी बड़ी तेजी से हुआ। दक्षिण से एक नई ताकत उभर रही थी, सातवाहन। उन्होंने कण्वों को सत्ता से हटा दिया और यह साबित कर दिया कि इस नए दौर में वही टिकेगा जो सबसे शक्तिशाली होगा। और इसी राजनीतिक उथल-पुथल के बीच दक्षिण भारत में एक सुपर पावर का उदय हो रहा था, सातवाहन, जिन्हें लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन भी कहा जाने लगा। सिमुक से लेकर महान गौतमीपुत्र सातकर्णी तक इस वंश ने लगभग 300 सालों तक सेंट्रल और साउथ इंडिया पर एक छत्र राज किया। चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और दूसरी बड़ी शक्ति की तरफ देखते हैं, वो विदेशी शासक जो उत्तर पश्चिम से भारत आए। ये लोग अपने साथ नए आइडियाज, नई कला और नए रीति रिवाज लेकर आए, और इन्होंने भारत के कल्चरल लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल दिया। जरा इस मैप पर नजर डालिए। ये जो हिंदू कुश पर्वत है ना, ये उस जमाने में एक तरह के इन्वेजन फनल जैसा काम कर रहे थे। एक के बाद एक हिंद, यवन, शक, पहलव और कुषाण सब के सब इसी रास्ते से भारत की उपजाऊ जमीन में दाखिल हुए। तो मोटे तौर पर ये 4 समूह थे: हिंद यवन, जिन्हें हम इंडो ग्रीक्स कहते हैं, शक, जिन्हें सिथियन भी कहते हैं, पहलव यानी पार्थियन, और आखिर में सबसे ताकतवर कुषाण। चलिए एक एक करके इन सबके अनोखे योगदान पर एक नजर डालते हैं। हिंद यवनों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन अगर कहीं देखता है तो वो है उनके सिक्कों में। सिक्के बनाने की कला में तो वो माहिर थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का क्रेडिट उन्हीं को जाता है। और सिर्फ यही नहीं, उन्होंने सिक्कों पर राजाओं की असली जैसी तस्वीरें छापने की शुरुआत की, जो कि हेलेनिस्टिक आर्ट का एक बेहतरीन नमूना है। अब बात करते हैं शकों की, और यहां सबसे बड़ा नाम है रुद्रदमन का। उनका जूनागढ़ अभिलेख एक मील का पत्थर है, आप कह सकते हैं। यह संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला लंबा शिलालेख है। अब सोचिए, ये कल्चरल मिक्सिंग का कितना जबरदस्त उदाहरण है। एक विदेशी शासक जो यहां सिर्फ राज नहीं कर रहा, बल्कि यहां की सबसे प्रतिष्ठित भाषा और संस्कृति को खुले दिल से अपना भी रहा है। लेकिन जब बात इकोनॉमी की आती है तो भाई कुषाणों का कोई मुकाबला नहीं था। उन्होंने ट्रेड और कॉमर्स में एक तरह की क्रांति ला दी। भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के और बहुत बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के जारी किए, जिससे उस दौर की अर्थव्यवस्था को एक जबरदस्त बूस्ट मिला। तो अब तक हमने देखा कि 2 अलग अलग तरह की ताकतें भारत में मौजूद थीं, एक देसी, एक विदेशी। लेकिन असली जादू तो तब हुआ जब ये दोनों संस्कृतियां आपस में मिलीं। यहीं से इस दौर का सबसे शानदार चैप्टर शुरू होता है, सांस्कृतिक संगम का युग, जब पूरब और पश्चिम का एक कमाल का मिलाप हुआ। इस संगम का सबसे खूबसूरत उदाहरण हमें मूर्ति कला में देखने को मिलता है। 2 नए स्टाइल्स उभर कर आए, गांधार और मथुरा। गांधार कला पर ग्रीक यानी यूनानी प्रभाव था।
वो मूर्तियों को रियलिस्टिक बनाते थे, मतलब एकदम असली जैसा। मसल्स, कपड़ों की सिलवटें, सब कुछ बिल्कुल असल लगता था। दूसरी तरफ थी मथुरा कला, जो पूरी तरह से देसी थी और आइडियलिस्टिक थी, मतलब आदर्शों पर जोर देती थी। यहां बुद्ध को एक इंसान से ज्यादा एक शांत और दिव्य प्रतीक के तौर पर दिखाया गया। और ये स्लाइड इस फर्क को कितने शानदार तरीके से दिखाती है। एक तरफ है गांधार शैली के बुद्ध, जिनके चेहरे पर यूनानी देवताओं जैसे रियलिस्टिक भाव हैं, बाल भी लहरदार हैं। और दूसरी तरफ मथुरा शैली के बुद्ध, जो एक आध्यात्मिक शांति और एक आदर्श रूप को दर्शाते हैं। सोचिए, एक ही विषय पर दो अलग अलग कल्चरल नजरियों ने उसे कितना अलग बना दिया। साफ दिखता है कि कैसे दो अलग दुनियाएं एक ही पत्थर में मिल रही थीं। सिक्कों की कहानी भी कुछ कम दिलचस्प नहीं है। हिंद यवनों ने सोने के सिक्के शुरू किए, कुषाणों ने सोने की शुद्धता को एक नए लेवल पे पहुंचाया और बड़ी मात्रा में सिक्के बनाए, और उधर सातवाहनों ने लेड यानी सीसे जैसे लोकल मटेरियल के सिक्के चलाए। ये सिक्के सिर्फ पैसों का काम नहीं करते थे, ये उस दौर के छोटे छोटे टाइम कैप्सूल है जो हमें राजाओं, उनके धर्म, उनकी कला और उनकी आर्थिक ताकत की कहानी सुनाते हैं। ये मिलाप सिर्फ कला और सिक्कों तक नहीं रुका, ये धर्म की जड़ों तक पहुंच गया। हिंद यवन शासक मिनांडर बौद्ध बन गए। कुषाण सम्राट कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बहुत बढ़ावा दिया। कई शासकों ने शिव और विष्णु को भी अपनाया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि जो लोग विजेता बनकर भारत आए थे, वो धीरे धीरे इसी मिट्टी की संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए कि उनसे अलग किए ही नहीं जा सकते थे। वो अब बाहरी नहीं बल्कि भारतीय बन चुके थे। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इस दौर ने भारत को विरासत में क्या दिया? चलिए अब देखते हैं कि क्यों इस दौर को बिखराव का नहीं बल्कि एक नए स्वर्ण युग का दौर कहना ज्यादा सही होगा। इसकी विरासत तो पत्थरों पर लिखी हुई है। ये वो वक्त था जब लोगों ने पहाड़ों को काटकर शानदार प्रार्थना घर और मठ बना दिए। सांची जैसे पुराने स्तूपों को और भी ज्यादा भव्य बनाया गया। ये आर्किटेक्चर में एक क्रांति जैसा था, जिसकी गूंज हमें आज भी अजंता और एलोरा जैसी जगहों पर सुनाई देती है। तो आखिर में तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। मौर्योत्तर काल सिर्फ पॉलिटिकल बिखराव का दौर नहीं था, बल्कि ये जबरदस्त आर्थिक खुशहाली, रोम के साथ बढ़ते इंटरनेशनल ट्रेड और कला के मिलाप का एक स्वर्ण युग था। ये वो वक्त था जब भारत ने बाहरी प्रभावों को सिर्फ अपनाया ही नहीं, बल्कि उन्हें अपने अंदर समाकर कुछ बिल्कुल नया और अनोखा बना दिया। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जा रहा हूं, क्या इतिहास में वाकई कोई डार्क एज या अंधकार युग जैसी चीज होती है, या जिसे हम अंधकार कहते हैं वो असल में पुराने के टूटने और एक नए, ज्यादा विविध और ज्यादा समृद्ध भविष्य के बनने का एक जरूरी दौर होता है? इस पर सोचिएगा जरूर।